नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ प्रेयसी आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। इस योद्धा बैच में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आज के इस क्लास में जैसा कि आपको पता है कि कल को जो है पॉलिटी पढ़ाया गया था और पॉलिटी में हम बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। और इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत के सर्वोच्च न्यायालय की क्लास को आज आगे बढ़ाया जा रहा है। इस श्रृंखला का ये जो है दूसरा क्लास है। सर्वोच्च न्यायालय का पहला एक क्लास हो चुका है और आज ये दूसरा क्लास होगा, जिस क्लास में से आज हम समाप्त करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं क्लास शुरू करूं, एक ब्रीफ जो है मैं बता देता हूं कि कल हमने इसके अंतर्गत क्या कुछ पढ़ा। सबसे पहले हमने सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत इसके संगठन यानी इसके कंप्लीट स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व किया कि सर्वोच्च न्यायालय का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके अलावा जो हमने इसकी योग्यताओं को देखा कि सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाले न्यायाधीशों के लिए क्या कुछ योग्यताएं, क्या कुछ अर्हताएं रखी गई है। फिर किस तरीके से जो है राष्ट्रपति के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है उसको समझा। फिर अपॉइंटमेंट होने के पश्चात ये किस तरीके से जो है इन पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाकर इन्हें जो है पदच्युत किया जा सकता है, इन्हें बाहर किया जा सकता है, वो भी समझा। फिर कार्यकाल की अवधि क्या है वो भी हमने कल समझा। इसके अलावा इसके कार्य और शक्तियों को भी देखा, कौन कौन से अधिकार, कौन कौन सी शक्तियाँ जो है इन्हें प्राप्त है, उन्हें भी देखा। और कार्य और शक्तियों से आगे हम विस्तार करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे आज। और आज जो उसके आगे की चीज़ों को देखेंगे, उसमें हम सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम के बारे में देखेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। और इस सिस्टम को समाप्त करने के लिए लाया गया NJAC, जिसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन कहा जाता था, जो 2014-15 में आई थी। वो क्या है इसे समझेंगे। इसके बाद फाइनली हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कुछ MCQ टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिसका संबंध इस सर्वोच्च न्यायालय से होगा। और वहाँ देखेंगे कि अब तक जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया कंसेप्चुअली और फैक्चुअल लेवल पर, क्या इन चीज़ों से ये आने वाला जो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये कई एग्जाम में ऑलरेडी भी पूछे जा चुके हैं, ये सॉल्व हो पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों, और स्टार्ट करते हैं हम सर्वोच्च न्यायालय के आगे की चीज़ों को। कल जो चीज़ हम लोग समझ चुके थे, अब उससे आगे बढ़ते हैं। आज सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कॉलेजियम सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, कॉलेजियम प्रणाली का विकास कैसे हुआ। इस बात को लेकर हम इसकी चर्चा करेंगे। कॉलेजियम शब्द जो है दोस्तों, इसका उल्लेख जो है भारत के संविधान में आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। कॉलेजियम जैसा शब्द हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में यानी हमारे संविधान में कहीं भी वर्णित नहीं है। ये कॉलेजियम शब्द जो है बार बार जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, इस जजमेंट के जरिए ये शब्द जो है इनके घोषणाओं के माध्यम से ही धीरे धीरे हमारे इस सिस्टम में जो है वो स्थापित हो गया। तो कॉलेजियम में कुछ विशेष रखा नहीं है। हमें ध्यान देना है कि कॉलेजियम सिस्टम का विकास कैसे हुआ। इस विकास के सिस्टम को हमें समझना है कि कॉलेजियम प्रथा जो है भारत में वो कैसे विकसित हुई, क्योंकि इसी कॉलेजियम प्रणाली के अंतर्गत आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जजों को अपॉइंट किया जाता है। मैंने कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट में किसी भी जज को अपॉइंट करना होता है तो क्या करना पड़ता है, राष्ट्रपति जो है उसे फाइनली अपॉइंट करते हैं। कैसे अपॉइंट करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए सलाह के आधार पर इसे अपॉइंट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट सलाह कैसे देती है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए जो है उसमें 5 जजेज होती है, 5 जजेज की एक समिति बनती है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इन 5 जजों के सलाह के आधार पर, इनमें जो उनका बहुमत का सलाह होता है, उस सलाह के आधार पर ही राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में यानी भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। इसे ही हम कहते हैं साधारण शब्दों में कॉलेजियम सिस्टम, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो कॉलेजियम सिस्टम चला रहा है, जिसका लंबे समय के पश्चात जो विकास हुआ, उसे ही कहते हैं हम कॉलेजियम सिस्टम। अब हम यहाँ देखेंगे कि इस कॉलेजियम सिस्टम का विकास कैसे हुआ, इसके शुरुआती चरण में क्या व्यवस्था थी। तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कॉलेजियम सिस्टम के विकास को। सबसे पहले कॉलेजियम सिस्टम के विकास के लिए हमें फर्स्ट जजेस के मामला में आना पड़ेगा, जिसे प्रथम न्यायाधीश का मामला कहा जाता है। और ये मामला आया था 1981 में, यानी 1981 में पहला मामला आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने। प्रथम न्यायाधीश मामला के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अंतर्गत न्यायाधीशों की कैसे नियुक्ति होगी और कैसे इनका ट्रांसफर होगा, इस पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने चर्चा किया। और इस चर्चा में क्या हुआ, इस चर्चा में बताया गया कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया हैं, इनके सुझाव की प्रधानता को ठोस कारणों के आधार पर जो है अस्वीकृत किया जा सकता है, यानी अस्वीकार किया जा सकता है। ठीक है, इसका समान सा मतलब ये हुआ कि 1981 में जो पहला जो न्यायाधीश का मामला आया, प्रथम न्यायाधीश का मामला यानी फर्स्ट जजेस का मामला जो आया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में जो परामर्श देंगे, जो सलाह देंगे, उस सलाह को एक्सेप्ट भी किया जा सकता है यानी स्वीकार भी किया जा सकता है और अस्वीकार भी किया जा सकता है।
यानी राष्ट्रपति के द्वारा उनकी बातों को मानना जो है वो बाध्यकारी नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीजेआई जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, उनके द्वारा कोई भी सलाह अगर भारत के राष्ट्रपति को न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में दिया गया है, तो अगर कोई ठोस वजह है उनको न मानने का, तो उस ठोस वजह के आधार पर राष्ट्रपति उनकी सलाह को ना भी मान सकते हैं, वो राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होगा। जब इस तरीके का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दे दिया गया, तो इसका समान सा मतलब है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो हमारी कार्यपालिका है, फिर से एक बार जो हमारी किस पर, हमारी जुडिशरी सिस्टम पर, यानी हमारी जो है न्यायपालिका के सिस्टम पर हावी हो गई। और पावर जो है कहां सैचुरेटेड हो गया, फिर से भारत के कार्यपालिका के पास ये पावर सैचुरेटेड हो गया, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से बोला गया कि भारत के सीजेआई के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया कोई भी सलाह या परामर्श जो जजों की नियुक्ति से संबंधित हो, जो भारत के प्रेसिडेंट को दिया जा रहा है, वो भारत के प्रेसिडेंट किसी ठोस कारण के आधार पर उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से जो है न्यायपालिका के ऊपर कार्यपालिका का जो है दबाव जो है वो बढ़ गया, यानी कार्यपालिका जो है सुपीरियर स्थिति में आ गई और न्यायपालिका इसके अंतर्गत आ गई, यानी दब गई। आगे चलकर 12 वर्षों तक यही स्थिति रही, 1981 से लेकर 1993 तक यही स्थिति रही, जब तक कि 1993 में 1993 में सेकेंड जजेस का मामला फिर से कोर्ट के सामने नहीं आ गया। जब दूसरा न्यायाधीश का मामला हमारे कोर्ट में आ गया, जब सेकेंड जजेस का मामला हमारे कोर्ट में 1993 में आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर फिर से ये कॉलेजियम प्रणाली की जो है शुरुआत जो है यहीं से मानी जाती है, यहीं से कॉलेजियम प्रणाली का शुरुआत हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है, जो भारत के राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाता है, जो सलाह दिया जाता है, इस परामर्श का अर्थ वास्तव में होता है सहमति, यानी कि हमने जो परामर्श दिया है, जो सलाह दिया है, इस सलाह से जो है भारत के राष्ट्रपति ऑलरेडी सहमत हैं। ठीक है, ये बात कही गई कॉलेज, और यहाँ से जो है कॉलेजियम सिस्टम का जो है वो विकास होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि बोला कि सीजेआई जो परामर्श देते हैं, भारत के चीफ जस्टिस के द्वारा जो परामर्श दिया जाता है भारत के राष्ट्रपति को, वो अकेले नहीं देते हैं, बल्कि इनके साथ जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश भी होते हैं। यानी कि कॉलेजियम सिस्टम का डेवलपमेंट कैसे हुआ, इसमें 2 और वरिष्ठ न्यायाधीशों को भी अब जोड़ दिया गया। अब जो राष्ट्रपति को कोई सलाह दिया जाता 1993 में, जो दूसरा न्यायाधीश का मामला है, उसके बाद जो कॉलेजियम सिस्टम का जो डेवलपमेंट हुआ, उसमें कुल 3 लोग शामिल हो गए, 1+2 इसे हम बोल सकते हैं, जबकि पहले 1991 में ये स्थिति नहीं थी। एक तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे सीजेआई कहते हैं वो, और साथ ही साथ 2 वो व्यक्ति हो गए जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। यानी इन 3 लोगों के द्वारा अब जो है भारत के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट में किसी जज की नियुक्ति के संबंध में सलाह दिया जाएगा। और अब ये सलाह मानना जो है क्या हो गया, भारत के राष्ट्रपति पर बाध्यकारी हो गया, अगर ये बहुमत से दिया गया निर्णय हो। यानी 3 लोगों के बीच में अगर 2 लोग एक बात पर सहमत हैं, तो जो जिस बात पर सहमत हैं वही उनका परामर्श माना जाएगा और वही राष्ट्रपति को दिया जाएगा। तो अगर 2 लोग किसी एक मुद्दे पर सहमत हैं, एक व्यक्ति के अपॉइंटमेंट पर सहमत हैं, और ये राष्ट्रपति के पास ये जाता है परामर्श, तो राष्ट्रपति ऐसे में बाध्य हो जाता है इनके परामर्श को मानने के लिए। इसका समान सा मतलब हुआ कि 1993 के पश्चात जो है फिर से एक बार जो हमारी जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव पर हावी हो गई, हमारी कार्यपालिका के ऊपर ये हावी हो गई। आगे चलकर इसका और भी ज्यादा विकास होगा। 1993 के बाद इसका अगला केस आया, जिसे हम लोग 3 जजेस केस के नाम से बोलते हैं। तीसरा न्यायाधीश का मामला होता है, जिसे हम 1998 में लाया गया, फिर से यह कोर्ट के सामने आई। ठीक है, अब यहां पर कोर्ट ने एक नया जो है वक्तव्य दिया, या कह लीजिए कि नया डिसीजन दिया अनुच्छेद 143 के अंतर्गत, कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, पहले इसमें 3 ही लोग थे, एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो चीफ जस्टिस थे, दूसरा 2 अन्य न्यायाधीश थे, लेकिन अब की बार जब 1998 में ये मामला आया तो इसमें 2 लोग और अतिरिक्त जुड़ गए। अब जो राष्ट्रपति को सलाह दिया जाएगा कॉलेजियम सिस्टम के अंतर्गत किसी भी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने के लिए, इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी होंगे और चीफ जस्टिस के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। यानी कि कुल लोगों की संख्या बढ़कर क्या हो गई, 1+4 हो गई, 1+4 हो गए, यानी कुल मिलाकर 5 लोगों के द्वारा राष्ट्रपति को इसके बारे में सलाह दिया जाएगा, जिसमें एक जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जबकि ये जो 4 देख रहे हैं आप, 4 जो है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे। अब ये जो 5 लोग जो भी सलाह या परामर्श जो है राष्ट्रपति को देंगे किसी भी जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर, जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले हैं उनको लेकर, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अब जो है बाध्य है इनकी बात को
मानने के लिए। और आप ध्यान रखेंगे, फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये जो परामर्श दिया जाता है वो हमेशा बहुमत के परामर्श को ही जो है माना जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। इसका मतलब है कि ये जो 5 जजेज होंगे उनमें 3 जो है किसी इस मुद्दे पर जो है एक तरफा सहमत होंगे, 2 लोग हो सकते हैं उनके अगेंस्ट में भी विचार दे, लेकिन 3 लोगों का जो विचार होगा यानी जो बहुमत का विचार होगा वही राष्ट्रपति के लिए परामर्श माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सीजेआई किसी अलग मुद्दे पर जो है या सीजेआई किसी व्यक्ति के अपॉइंटमेंट पर सहमत है लेकिन 4 जजेज या 3 जजेज उसके अगेंस्ट में है, तो ऐसे स्थिति में सीजेआई पर्सनली जाकर एडवाइस नहीं दे सकता है कि चूंकि हम इस मुद्दे पर सहमत हैं तो राष्ट्रपति इस व्यक्ति को जज नियुक्त करे। जरूरी है कि इस 5 जजेज में 3 जज जो है उस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट पर, उस व्यक्ति की नियुक्ति पर सहमत हो। 2 व्यक्ति उसके अगेंस्ट में भी हो सकते हैं, या 5 के 5 सहमत हो, या फिर 4-1 के हिसाब से हो, 4 लोग सहमत हो और 1 लोग असहमत हो। तो जो बहुमत का निर्णय होगा वही जो है राष्ट्रपति के लिए परामर्श माना जाएगा और राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को जो है न्यायाधीश के रूप में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करेगा। ये व्यवस्था स्टार्ट हुई 1998 में, यानी कि 4 और प्लस 1 5 की व्यवस्था, जिसे हम कॉलेजियम सिस्टम के नाम से आज भी जानते हैं। और यही व्यवस्था जो है तब से लेकर आज तक जो है ये कंटिन्यू चली आ रही है। आगे चलकर 2015 में चौथा न्यायाधीश मामला आया फिर से सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, यह चौथा न्यायाधीश मामला क्यों आया? जब 99वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2014 में किया गया और 2015 में इसे लागू करने का प्रयास किया गया और 2015 में इसे रिजेक्ट भी कर दिया गया। भारत सरकार ने भारत के संविधान में 99 यानी कि 99वां संवैधानिक संशोधन किया और 99वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा एक नया चीज बनाया गया जिसे हम लोग कहते हैं नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, जिसे हम शॉर्टकट जो है NJAC के नाम से जानते हैं। NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के नाम से हम जानते हैं। इसका गठन 2014 में भारत के संसद के द्वारा किया गया था, कानून बनाकर इसका गठन किया गया था। लेकिन इसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इस कानून को यानी कि 99वें संवैधानिक संशोधन को चुनौती दी गई और चुनौती देने के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना केवल इस 99वें संवैधानिक संशोधन को बल्कि ये NJAC का जो गठन किया गया था इन दोनों को जो है रिजेक्ट कर दिया, यानी डिसमिस कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बोलना था कि NJAC के लागू होने से जो है ट्रांसपेरेंसी समाप्त हो जाएगी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा जजेस के अपॉइंटमेंट में, और सरकार यानी हमारी कार्यपालिका जो हमारी न्यायपालिका पर हावी हो जाएगी। परोक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से जो है इनका दबाव हमारे न्यायपालिका के ऊपर आ जाएगा, जिससे हमारी न्यायिक व्यवस्था सही तरीके से काम नहीं कर पाएगी और लोकतंत्र के जो है ये बिल्कुल खिलाफ है, हमारे संवैधानिक मूल्यों के बिल्कुल खिलाफ है। इसलिए टोटली जो 99वां संवैधानिक संशोधन किया गया है NJAC के गठन को लेकर, ये पूरी तरह से खारिज कर दिया जाता है। तो 99वां संवैधानिक संशोधन भी खारिज कर दिया गया और साथ में जो NJAC का गठन किया गया था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसे बोलते हैं आप, इनका जो कमीशन बोलते हैं, इसका जो गठन किया गया था इसे भी समाप्त कर दिया गया। तो आप जान लीजिए आप ब्रीफली कि ये NJAC क्या था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्चुअली क्या था। ये नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जिसे आप NJAC बोलते हैं, इस NJAC में जो 6 सदस्यों का होना था, यानी 6 सदस्यीय ये आयोग था। इसमें कुल 6 मेंबर होने थे, जिसमें से पहला एक मेंबर जो था वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होना था, यानी कि जो CJI था हमारा वही इसका पदेन अध्यक्ष होता है। ये जब कमीशन बनती तो उसका पदेन अध्यक्ष भारत के मुख्य न्यायाधीश होते। मुख्य न्यायाधीश के अलावा 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में हैं वो भी इसके जो है सदस्य होते। तो 3 सदस्य जो इसमें होता वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही होता। 3 मेंबर्स कहाँ से होते? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ही होते, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता और 2 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होते। 3 लोग यहाँ से आ गए, शेष 3 लोग जो है दूसरी जगह से आते, जिसमें एक चौथा जो व्यक्ति था वो केंद्र का कानून मंत्रालय से संबंधित व्यक्ति होता है। जो केंद्र में जो कानून मंत्री होता है वो चौथा व्यक्ति होता है। तो कुल मिलाकर 4 व्यक्ति यहाँ से आ गए, एक जो है केंद्रीय कानून मंत्री था और 3 लोग जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हैं, 4 हो गए। 2 अन्य व्यक्ति जो थे वो भारत के कोई प्रतिष्ठित यानी रेनाउंड पर्सनालिटी होते, भारत के कोई 2 प्रतिष्ठित व्यक्ति होते। तो 3 और 1 4, और 4 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कुल हो जाएगा 6, यानी कि इस तरीके से NJAC का गठन किया जाता जो 6 सदस्य होता, जिसमें 3 जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से होते, एक जो है केंद्र का कानून मंत्रालय का व्यक्ति यानी कानून मंत्री होता, और 2 अन्य व्यक्ति जो होते वो भारत के कोई भी रेनाउंड पर्सनालिटी यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते।
अब जो ये प्रतिष्ठित व्यक्ति होते दो, इनकी नियुक्ति कैसे होती? तो इनकी नियुक्ति के लिए भी व्यवस्था किया गया था। इन दो व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, एक 3 सदस्यीय समिति बनाई जाती। 3 सदस्यीय एक समिति बनाई जाती, ये समिति होती और इसी समिति के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती। अब इस 3 सदस्यीय समिति में कौन कौन होता? तो सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत का सीजेआई होता, दूसरा भारत के जो पीएम होते यानी कि प्रधानमंत्री होते, और तीसरा विपक्ष का जो नेता होता है लोकसभा में वो होता। इन 3 लोगों के द्वारा समिति बनाई जाती। और यदि लोकसभा में फिलहाल विपक्ष का अगर कोई नेता नहीं है तो जो सबसे बड़े दल का नेता है लोकसभा में, उस नेता को जो है इसका सदस्य बनाया जाता है। तो इस 3 सदस्यीय समिति के द्वारा ही इन 2 लब्ध प्रतिष्ठित लोगों को जो है चयनित किया जाता, जो एनजेएससी का पार्ट होते। तो ये व्यवस्था की गई थी और इसका पर्पस था कि सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उनमें जो है जजों की नियुक्ति अब एनजेएससी के द्वारा होती। हालांकि अब रिजेक्ट कर दिया गया, तो अब ये सिस्टम समाप्त हो गया है। अभी भी कॉलेजियम सिस्टम जो 1998 में आया था फाइनली, वही सिस्टम अभी भी कार्यरत है। ठीक है, तो ये थी हमारी जो है एनजेएससी की व्यवस्था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, असंवैधानिक बता दिया। अब चलिए बात करते हैं हम लोग उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के बीच के अंतर को देखते हैं। इन दोनों न्यायालय में क्या कुछ मूलभूत अंतर है, इसकी हम पड़ताल करेंगे। आप एक साइड देख रहे होंगे ये पैरामीटर हैं, दूसरी तरफ उच्चतम न्यायालय है और तीसरी तरफ जो है ये हाई कोर्ट है। पैरामीटर में अगर हम पहली बात करें अर्थ का, तो उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट जो कि राज्यों में होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में देश का प्रधान जो है, देश का क्या होता है? प्रधान न्यायालय, यानी कि सबसे बड़ा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा जो दिल्ली में है वो उच्चतम न्यायालय है। हाई कोर्ट की बात करें तो प्रत्येक राज्य में जो है अपना एक हाई कोर्ट होता है। ऑलमोस्ट जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट हैं। फिलहाल भारत में कुल जो है 25 हाई कोर्ट कार्यरत हैं। राज्यों की संख्या ज़्यादा है, 28 है, लेकिन हाई कोर्ट जो कार्यरत है वो 25 हाई कोर्ट हैं। तो राज्य में कानून व्यवस्था का जो सर्वोच्च संस्था जो होता है वो हाई कोर्ट होता है और भारत में अभी कुल 25 हाई कोर्ट हैं। जबकि केंद्र के स्तर पर या कह लीजिए समूचे देश के स्तर पर जो सर्वोच्च होता है न्याय के मामले में, वो होता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दूसरा, अगर हम पैरामीटर देखें तो सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के आधार पर देखें तो भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है बॉस होता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का बॉस भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। जबकि उच्च न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, प्रत्येक हाईकोर्ट के अपने जो मुख्य न्यायाधीश होंगे राज्यों में उसके उस न्यायाधिकरण के यानी कि उस कोर्ट के जो है बॉस होंगे। तीसरे पैरामीटर की बात करें तो न्यायालयों की संख्या की बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय, आपको पता है कि भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जो दिल्ली में है। हालांकि प्रेसिडेंट की सहमति से इसका पीठ कहीं और भी सुनवाई कर सकता है, भारत के किसी भी कोने में सुनवाई कर सकता है, लेकिन वो प्रेसिडेंट की स्वीकृति से ही ऐसा कर सकती है। जबकि अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट की संख्या भारत में 25 है, यानी 25 राज्यों में हाईकोर्ट जो है वो कार्यरत है। चौथा पैरामीटर है आपका सुपरविजन यानी कि अधीक्षण का। अधीक्षण की हम बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है देश के सभी कानून, न्यायालय और अधिकरणों का अधीक्षण कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सबसे ऊपर है। हमारी न्यायिक जो एकीकृत व्यवस्था, एकीकृत न्यायपालिका जो है उसके टॉप लेवल पर बैठा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो उसके अंतर्गत जितने भी न्यायिक व्यवस्था है सारे उसके अंतर्गत ही आ जाएंगे। तो देश के अंतर्गत जितने भी कानून हैं, जितने भी न्यायालय हैं, जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, सभी का जो अधीक्षण यानी सुपरविजन का अधिकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास होगा। जबकि अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो हाई कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सीमित होता है। जिस राज्य में जो हाई कोर्ट है उस राज्य के अंतर्गत ही उसका अधिकार क्षेत्र होता है। तो अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सारे न्यायालयों का अधीक्षण कौन करेगा? ये हाई कोर्ट करेगा। सॉरी फ्रेंड। तो अपने राज्य क्षेत्र में, यानी कि जैसे अगर मान लीजिए हम बिहार को मान लिए तो बिहार में पटना हाई कोर्ट है। तो पटना हाई कोर्ट जो है बिहार के अंतर्गत जितने भी उसके नीचे न्यायालय आते हैं, यानी हाई कोर्ट के नीचे ही सारे न्यायालय होंगे उस राज्य में, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर ले, मजिस्ट्रेट कोर्ट की बात कर ले, लोअर कोर्ट की बात कर ले, या फिर कोई ट्रिब्यूनल्स की बात कर ले, सारे के सारे के ऊपर जो है बॉस कौन होगा? वो पटना हाई कोर्ट होगा। यानी राज्य का हाई कोर्ट जो होता है उस राज्य में कार्यरत जितने भी अन्य कोर्ट्स होते हैं,
अलग अलग स्तर पर उन सभी का बॉस होता है। जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो देश के स्तर पर है, तो देश के अंतर्गत जितने भी जो है आपके न्यायालय आ जाएंगे, अधिकरण आ जाएंगे, जो भी नियम कानून होगा वो सबका जो है बॉस हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा जो पैरामीटर है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति का पैरामीटर है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जब न्यायाधीशों की नियुक्ति करेंगे तो इसके लिए कॉलेजियम सिस्टम है, और न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अभी बताया था कि इस कॉलेजियम सिस्टम में क्या होंगे, कुल 5 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, और सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश से मिलकर कॉलेजियम बनता है, और इसमें बहुमत के आधार पर जो है निर्णय लिया जाता है, और यही निर्णय फिर राष्ट्रपति को इस निर्णय से अवगत करवाया जाता है, या कह लीजिए परामर्श दिया जाता है। इसके बाद जो है राष्ट्रपति जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में किसी न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। यह है समान सी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसी भी न्यायाधीश को नियुक्त करने की। जब हम बात करेंगे हाई कोर्ट में, तो थोड़े बहुत अंतर के साथ यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। यहाँ भी जो है नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास ही होता है। राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करता है। मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के अलावा जिस राज्य में उसे जज नियुक्त करना है, जिस राज्य के हाईकोर्ट में जज नियुक्त करना है, उस राज्य के राज्यपाल से भी जो है ये परामर्श करता है, और इस परामर्श करने के पश्चात जो होता है किसको नियुक्त करता है, किसी भी हाईकोर्ट में जजों को अपॉइंट करता है। तो एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस जो है वो सलाह देंगे, और साथ ही साथ जिस राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीशों को नियुक्त करना है वहां के मुख्य न्यायाधीश से भी हम सलाह लेते हैं राष्ट्रपति। उसके बाद राज्यों में जो है राज्य के हाई कोर्ट में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अब न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 124(2) के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति होती है, और इनके सेवानिवृत्ति का उम्र कितना है, तो 65 वर्ष। 65 वर्ष तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। इससे पहले भी अपने पद को चाहे तो छोड़ सकते हैं। पहला छोड़ने का तरीका तो एक है स्वेच्छा से अगर पद त्याग कर दे तो ये छोड़ सकते हैं। दूसरा एक तरीका है इन पर महाभियोग लगाया जाए, असमर्थता और कदाचार के आधार पर महाभियोग लगाकर अगर पारित कर दिया जाए तब भी इन्हें पद से जो है मुक्ति मिल जाएगा, यानी पद विमुक्त इन्हें कर दिया जाएगा। तीसरा तरीका है कि इनकी अगर मृत्यु हो जाए तो वैसे स्थिति में यह पद जो है पद का त्याग कर देंगे। अगर हम हाईकोर्ट की बात करेंगे तो अनुच्छेद 217(1) इसमें कहा गया है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष। आप ध्यान रखेंगे सुप्रीम कोर्ट में जब बात हो न्यायाधीशों की अधिकतम उम्र की तो वो 65 वर्ष होता है, जबकि हाईकोर्ट में अगर हम बात करेंगे न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिकतम उम्र की तो वो 62 वर्ष होता है। न्यूनतम उम्र को जो है मेंशन नहीं किया जाता है कि न्यूनतम उम्र कितना है, ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट जो हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले लोग जो है ओल्ड एज पर्सन ही होते हैं, 40, 45, 50 के बाद वाले ही लोग जो है बनते हैं। अधिकतम जो है हाई कोर्ट में 62 वर्ष तक हो सकता है कोई व्यक्ति जज, और सुप्रीम कोर्ट है तो अधिक से अधिक 65 वर्ष तक वो जज बन सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्राइटेरिया है वो है वकालत। अगला जो पैरामीटर है वकालत। वकालत के आधार पर देखेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश है वो न्यायाधीश रिटायरमेंट होने के पश्चात यानी जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो भारत के अंतर्गत किसी भी कोर्ट में वकालत जो है नहीं कर सकते हैं, बहस जाकर नहीं कर सकते। ये ध्यान रखेंगे। ऐसा प्रोटोकॉल इसलिए बनाया गया ताकि ये किसी भी एग्जीक्यूटिव या हो विधायिका हमारे लेजिस्लेटिव के प्रभाव में ना आ जाए। तो एक बार जब सुप्रीम कोर्ट में कोई व्यक्ति जज के रूप में अपॉइंट हो गया और वो व्यक्ति रिटायर्ड हो जाता है तो फिर भारत की किसी भी हाई कोर्ट में या इवन सुप्रीम कोर्ट में भी वो जो है प्रैक्टिशनर नहीं हो सकता है, वो प्रैक्टिस जाकर नहीं कर सकता है एक वकील के रूप में, ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे अगर हम हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में अगर कोई न्यायाधीश कार्यरत है और वो फिर रिटायर्ड हो जाता है तो रिटायर्ड होने की स्थिति में जिस हाई कोर्ट में वो व्यक्ति जो है कार्यरत था उस हाई कोर्ट में वो वकालत नहीं करेगा। जैसे अगर कोई न्यायाधीश पटना हाई कोर्ट का था तो पटना हाई कोर्ट में अब जो है वकालत नहीं कर सकता है जहां कि उसे नियुक्त किया गया था एक जज के रूप में। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के पश्चात दूसरा कोई हाई कोर्ट होगा, पटना हाई कोर्ट को छोड़कर वो झारखंड के रांची हाई कोर्ट में जा सकता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में जा सकता है, दिल्ली हाई कोर्ट में जा सकता है, यानी दूसरे अन्य हाई कोर्ट में जाकर ये व्यक्ति जो है सेवानिवृत्त होने के पश्चात प्रैक्टिस कर सकता है। और साथ ही साथ अगर चाहे तो भारत के सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर एक वकील के रूप में प्रैक्टिस कर सकता है। ये स्वतंत्रता मिली हुई है हाई कोर्ट के जजेस को, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जज कहीं भी जाकर जो है प्रैक्टिस करने की स्थिति में नहीं होगा, वो कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। अब बात करेंगे रिट अधिकार क्षेत्र की।
तो रिट अधिकार क्षेत्र में जो है दोनों कोर्टों को यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट दोनों को जो है रिट अधिकार क्षेत्र जो है प्राप्त है। दोनों के द्वारा 5 प्रकार का रिट जो है जारी किया जा सकता है। 5 प्रकार का रिट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भी जारी करेगी और यही 5 प्रकार का रिट जो है हमारे हाई कोर्ट के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट जो है ये रिट जारी करेगी तो ये अनुच्छेद 32 के अंतर्गत जारी करेगी। और रिट कब जारी किया जाता है? मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए रिट जारी किया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये रिट जारी करेगी। 5 प्रकार के रिट हैं, जैसा कि कल के क्लास में मैंने बताया था, जिसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण जिसे आप हैबियस कार्पस बोलते हैं। दूसरा जो रिट था वो है मैंडेमस था, जिसे आप परमादेश बोलते हैं। तीसरा कौन था? क्यू वारेंटो, जिसको आप अधिकार परीक्षा बोलते हैं। चौथा उत्प्रेषण था, जिसको सरसरी के नाम से जानते हैं। और 5वां प्रोहिबिशन था यानी प्रतिषेध था। तो ये 5 प्रकार के रिट हमारे जो है सुप्रीम कोर्ट भी जारी कर सकते हैं और हमारी हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट जारी करेगी तो ध्यान रखेंगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 32 में यह प्रावधान है, यही ताकत देता है सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने का। और जब हाई कोर्ट ये जारी करेगी तो ये अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जारी होता है। तो हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट 32। ये एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा ये प्रश्न कि हाई कोर्ट के द्वारा रिट जारी किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो 226। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 32। ध्यान रखिएगा। चलिए बात करते हैं मूल न्यायाधिकार की। तो संविधान का अनुच्छेद 131 में कहा गया है कि मूल न्यायाधिकार किसके पास है? तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास, भारत के उच्चतम न्यायालय के पास मूल अधिकारिता है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 131 के तहत यह मूल अधिकारिता इसे दी गई है। जबकि अगर हम हाई कोर्ट की बात करेंगे तो यहाँ अनुच्छेद 225 आ जाता है और इस 225 के तहत ये मूल अधिकारिता जो है इसे प्राप्त होती है। ये मूल अधिकारिता उसे दी गई है। अब बात करते हैं हम अपीलीय न्यायिक क्षेत्र की। अपीलीय न्यायिक क्षेत्र की बात करेंगे अगर हम, यानी क्राइटेरिया जो 10वां है अपीलीय न्यायिक क्षेत्र, तो अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 134 जो है वो अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कई प्रकार का अधिकार रखता है, जिसमें एक अपीलीय अधिकार भी है, अभिलेख न्यायालय भी कहलाता है। उसके बाद इसे मूलभूत अधिकार भी दिया गया, प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र भी दिया गया है, परामर्शी अधिकार क्षेत्र भी दिया गया है। इन सारे अधिकारों की कल जो है कल जो है विशेष रूप से चर्चा हुई थी, डिस्क्रिप्शन मैंने दिया था, तो आप इसे समझते ही होंगे। तो जो अपीलीय न्यायिक क्षेत्र है सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद 132 से 134 के बीच है, यह अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है। अब दूसरे अंतर की हम बात करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बीच। हाई कोर्ट के बारे में बोला जाता है कि हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय जो है राज्य क्षेत्र के प्रशासन की क्या है? सर्वोच्च न्यायपालिका संस्था है, जिसकी अध्यक्षता राज्य के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। नॉर्मल सी बातें हैं। मुख्य न्यायाधीश जो हाई कोर्ट का होता है उसका बॉस होता है हाई कोर्ट का, और राज्य में जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था हाई कोर्ट ही हमारा होता है। जबकि देश के स्तर पर जो सर्वोच्च न्यायिक संस्था होगा, या प्रथम न्यायालय भी कह सकते हैं, जिसका नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट होता है। हाईकोर्ट में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति किससे करेंगे? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेंगे, और साथ ही साथ जिस राज्य में उसे हम नियुक्त कर रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल से भी परामर्श करते हैं, और परामर्श करके उस हाईकोर्ट में न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। और अगर अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने की हम बात करेंगे तो अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करने के लिए एक तो जो भारत के जो राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं, साथ ही साथ जिस हाई कोर्ट में जो है अन्य न्यायाधीशों को नियुक्त करना है वहाँ का जो चीफ जस्टिस होता है उस कोर्ट का, उससे भी जो है सलाह मशवरा ये करते हैं। राज्यपाल से सलाह तब करेंगे जब उस हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को वहाँ नियुक्त किया जाना हो। अब यही स्थिति अगर भारत के सुप्रीम कोर्ट में हो तो सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सर्वोच्च न्यायालय और राज्य में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श के पश्चात उसके हस्ताक्षर और मुहर से जो वारंट जारी होता है जिससे न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं। ये समान चीजें हैं, इसकी चर्चा पहले भी हो चुकी है। और 62 वर्ष क्या होता है? हाईकोर्ट में जो अधिकतम उम्र होता है न्यायाधीशों का, जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे तो ये 65 वर्ष की उम्र तक जो है न्यायाधीश रह सकते हैं। हाईकोर्ट के पास क्या है कि हाईकोर्ट जो होता है राज्य में सर्वोच्च न्यायिक संस्था होता है, तो राज्य में अन्य जितने भी न्यायिक संस्थाएं काम करते हैं या अधिकरण काम करते हैं उन अधिकरणों तक जो होता है इसका जो है विस्तार होता है। या कह लीजिए कि हाईकोर्ट जो है उन सारे अधिकरणों के ऊपर जो राज्य के अंतर्गत काम कर रहे हैं न्यायालय अधिकरण, उनका जो है चीफ जो यानी बॉस जो होता है वो हाईकोर्ट होता है। उसके सुपरविजन का अधिकार हमारे हाईकोर्ट के पास होता है।
और पूरे देश के जितने भी हाई कोर्ट्स हैं और उसके नीचे कार्यरत जितने भी कोर्ट्स हैं, उन सारे कोर्ट के जो है सुपरविजन का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। सारे न्यायाधिकरण का सुपरविजन का अधिकार हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास है। उच्च न्यायालय का नेतृत्व राज्य का मुख्य न्यायाधीश करेगा, वैसे ही केंद्र में जो है सर्वोच्च न्यायालय का नेतृत्व भारत के मुख्य न्यायाधीश करेगा, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बोलते हैं। बाद बाकी चीजें वही है जो पहले भी हो चुका है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और अन्य न्यायाधीश होते हैं। नियुक्ति जो है न्यायाधीशों की संख्या भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित वो की जाती है। नियुक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी होगी भारत का राष्ट्रपति फाइनली डिसाइड करता है और ये संसद के जरिए डिसाइड होता है। यानी समय समय पर संसद के पास ये अधिकार है कि न्यायाधीशों की संख्या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बढ़ा सकती है। जब भारत में पहली बार जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो है गठन हुआ था 28 जनवरी 1950 को, जिसमें कुल 8 ही न्यायाधीश हुआ करते थे, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जो है 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन आप वर्तमान में देखेंगे तो कुल 34 न्यायाधीश हैं, इसमें 33 अन्य न्यायाधीश है और एक जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो कुल 34 न्यायाधीश से अभी हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बना हुआ है। समय समय पर अगर संसद को ये लगेगा कि और न्यायाधीशों की जरूरत है तो कानून बनाकर यहाँ न्यायाधीशों की संख्या को वो बढ़ा सकते हैं, यानी उसमें संशोधन करके इसकी संख्या को और भी बढ़ाया जा सकता है। हाईकोर्ट में भी इसकी संख्या को बढ़ाया जा सकता है। ये अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना है, उसकी प्रभावशालिता को बढ़ाना है, या हाईकोर्ट में जो है सदस्यों की संख्या को बढ़ाना है, यह अधिकार जो है किसके पास है? भारत के संसद के पास है। ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, ये इस तरीके से जो है ये हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय का जो है चैप्टर है आज ये समाप्त हो गया, पूरी तरह से फाइनलाइज हो चुका है। अब आप जो अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। अब हम बात करेंगे इससे जो है बनने वाले एमसीक्यू टाइप के प्रश्न के, या कह लीजिए वन लाइनर प्रश्न की बात करेंगे और देखेंगे कि इससे अब तक एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न पूछे भी गए हैं और आने वाले समय और क्या क्या प्रश्न इनसे बन सकते हैं। तो इसे पढ़ने के बाद हम बनाने का वो प्रयास करेंगे, वन लाइनर टाइप का प्रश्न और एमसीक्यू टाइप के प्रश्न को बनाने का प्रयास करेंगे। इससे पहले दोस्तों आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना है कि 1 नवंबर यानी आज के दिन से ही एक नया बैच लॉन्च किया गया जिसका नाम है गुरु श्रेष्ठ, और ये पूरी तरह से जो शिक्षक की भर्ती आई है, शिक्षक भर्ती 2.0, इसके लिए डेडिकेटेड है। यानी जो शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, जो 7 दिसंबर से एग्जाम होना है, ये उनके लिए डेडिकेटेड है, जो 1 नवंबर से आज से शुरू हो चुकी है। इसमें जीएस के साथ साथ जो कुछ ऑप्शनल पेपर की भी जो है तैयारी करवाई जाएगी। 2 घंटे जीएस का जो हो क्लास लिया जाएगा और 2 घंटा जो है ऑलमोस्ट क्लास जो है ऑप्शनल पेपर के लिए जाएंगे। ऑप्शनल पेपर बिल्कुल सीमित है। यहाँ पर ऑप्शनल पेपर के रूप में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और साथ ही साथ हिंदी लिटरेचर की सुविधा उपलब्ध है। इस ऑप्शनल पेपर की सुविधा आपको इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगी। तो ये 4 ऑप्शनल पेपर जो है आप यहाँ पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ जीएस जिन्हें पढ़ना हो वो सारे लोग जो है जीएस का फायदा यहाँ उठा सकते हैं। आज 1 नवंबर से ये क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, तो आप देर ना करें। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब हम इसके एमसीक्यू प्रश्न के, जिसका संबंध जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से है। पहला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में न्यायपालिका की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। 4 ऑप्शंस हैं, विकेंद्रीकृत, एकीकृत, सामूहिक और व्यवहारिक। मैंने पहले ही बताया था कि भारत की न्यायपालिका के टॉप लेवल पर कौन बैठा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैठा हुआ है। उसके नीचे राज्य में हाई कोर्ट काम करता है और फिर उसके नीचे बहुत सारे कोर्ट काम करते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, लोअर कोर्ट, मजिस्ट्रेट कोर्ट, या बहुत सारी अन्य जो है न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्थाएं कार्यरत है। तो भारत में न्यायपालिका का प्रकृति क्या है? ये इंटीग्रेटेड फॉर्म में, यानी कि एकीकृत व्यवस्था है, जिसमें नीचे से लेकर ऊपर तक एक हायरार्की बनी है, या ऊपर से कह लीजिए नीचे तक हायरार्की बनी है। इस हायरार्की में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और राज्यों में हाई कोर्ट है, और फिर उसके नीचे जो अधीनस्थ न्यायालय वगैरह जो होते हैं वो आते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकीकृत न्यायिक व्यवस्था, यानी इंटीग्रेटेड सिस्टम। भारत की न्यायपालिका की प्रकृति क्या है? वो पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है। दूसरा प्रश्न है कि भारत में न्यायपालिका क्या है? संसद के अधीन है, राज्यपाल के अधीन है, प्रधानमंत्री के अधीन है, या पूरी तरह से स्वतंत्र है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में लोकतंत्र के 4 प्रमुख आधार स्तंभ है। पहले 3 हुआ करते थे, आजकल चौथा भी अब हो चुका है। तो ये जो 3 प्रमुख आधार स्तंभ है, उसमें एक जो विधायिका है, जहां से कानून बनता है, जिसे आप समान भाषा में कहते हैं संसद, या राज्यों में जो विधानसभा होती है।
दूसरा जो है एग्जीक्यूटिव बॉडी, यानी इसे हम कार्यपालिका बोलते हैं। कार्यपालिका का मतलब वो अफसरशाही, यानी अफसर लोग जो होते हैं जो नियम कानून को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, उसका क्रियान्वयन करवाते हैं। और एक है जुडिशरी सिस्टम, यानी कि हमारी न्यायपालिका व्यवस्था, जो तीसरा प्रमुख आधार स्तंभ है। तो क्या कह रहा है भारत में न्यायपालिका क्या है? तो न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का आपस में पृथक्करण कर दिया गया। आर्टिकल 15 जो कि नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत आएगा। आर्टिकल 50 में कहा गया है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका क्या होगी? एक दूसरे से पृथक होगी। इसका मतलब है कि न्यायपालिका में किसी भी चीज का हस्तक्षेप नहीं होगा, चाहे वो विधायिका हो या कार्यपालिका हो, यानी न्यायपालिका पूरी तरह से स्वतंत्र तरीके से जो है कार्यरत होगी। तो भारत की न्यायपालिका क्या होगी? पूरी तरह से स्वतंत्र, यानी फ्री रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी। अगला प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है, यानी सुपरविजन किसका कर सकता है? निर्वाचन आयोग का कोई मतलब नहीं बनता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता है, अधीनस्थ न्यायालय का और संसद का। तो जाहिर है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है सर्वोच्च संस्था है, भारत में न्यायिक संस्था के रूप में सर्वोच्च संस्था है। तो ये अपने नीचे आने वाली सारी जो है न्यायिक संस्थाओं का संरक्षण जो है कर सकते हैं, यानी सुपरविजन कर सकती है। तो जितने भी अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनका सुपरविजन करने का अधिकार इनके पास है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, अधीनस्थ न्यायालय का। अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आपके हाई कोर्ट्स भी आ गए, और हाई कोर्ट के नीचे जो कोर्ट्स काम कर रहे हैं वो भी आ गए। क्योंकि ये टॉप पर है तो अपने इनके नीचे जितने भी कोर्ट्स होंगे सारे सर्वोच्च न्यायालय के नीचे ही होंगे। तो भारत के अंतर्गत आने वाले जितने भी कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अलावा जो भी कोर्ट्स है या जो भी अर्ध न्यायिक संस्था है, सभी का सुपरविजन यानी अधीक्षण करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय को क्या माना जाता है? सलाहकार माना गया है। समान सा बात है, कल भी बताया था इस पर चर्चा कि आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ही क्या है? सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शी न्यायालय भी माना जाता है। सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श देने का भी अधिकार है। जब कभी राष्ट्रपति इनसे परामर्श मांगेंगे तो अनुच्छेद 143 का प्रयोग करके ही वो मांगेंगे, और राष्ट्रपति के मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है परामर्श दे भी सकता है या मना भी कर सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर देने के लिए बाध्यता नहीं है, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। एक मामले में सर्वोच्च न्यायालय बाध्य हो जाता है, जब कोई ऐसा वाद या कोई ऐसा विवाद हो जो 1947 से पहले का हो, किसी संधि या समझौता या परसंविदा के तहत उत्पन्न हुआ हो, जिसमें विधि का कोई सारवार प्रश्न आ जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस की व्याख्या करने का प्रश्न, यानी संविधान की व्याख्या करने का प्रश्न आ जाए, इस तरीके का कोई जब मुद्दा आ जाए तो वैसे स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय बाध्य हो जाता है राष्ट्रपति को परामर्श देने के लिए। अन्यथा दूसरे अन्य मामलों में, सामान्य मामलों में वो देने के लिए बाध्य नहीं है। लेकिन भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो किसी भी मामले में, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी मामले में जो परामर्श है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। और यह अधिकार किस आर्टिकल के तहत आता है? अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शी न्यायालय के रूप में भी कार्य करता है। अगला प्रश्न न्यायिक पुनर्विलोकन से है कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? कल मैंने चर्चा किया था कि न्यायिक पुनर्विलोकन क्या होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार है। अब न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत क्या होता है? अपने ही दिए गए एक तो जजमेंट को जो है वो फिर से रिव्यू कर सकता है, आवश्यकता अनुसार उसमें संशोधन कर सकता है। और दूसरा, संसद ने अगर कोई कानून बना दिया है या किसी सार्वजनिक संस्था के द्वारा कोई आदेश पारित किया गया है जो कि बिल्कुल अवैध है, इलीगल है, या अपने अथॉरिटी से बाहर जाकर पारित किया गया, इस तरह का कोई भी चीज है, तो इसके न्यायिक पुनर्विलोकन करके क्या करेगी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसे डिसमिस कर सकती है, इसे रिजेक्ट कर सकती है। ठीक वैसे ही जैसे समझ लीजिए आप कि एनजेएसी का किया गया, अभी जो मैंने चर्चा की एनजेएसी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन की बात की, तो इसकी भी न्यायिक समीक्षा की गई। जब मैटर कोर्ट में गया, ये संसद के द्वारा जो है पारित करके कानून बना दिया गया था, जजों की नियुक्ति का एक नया कानून बन चुका था, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लगा कि इस पर सुनवाई करनी चाहिए। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया तो इसी न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के अंतर्गत इसका पुनर्विलोकन कर कर इस एनजेएसी को, ये जो कानून बनी थी, इसे इसने रिजेक्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और साथ ही साथ संविधान में जो 99वां संविधान संशोधन हुआ था उसे भी समाप्त कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया है? जस्टिस एच.एम. हिदायतुल्ला, जस्टिस मेहरचंद महाजन, जस्टिस पी.एन. भगवती और जस्टिस बी.के. मुखर्जी। आपका राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस हिदायतुल्ला।
जस्टिस एम हिदायतुल्लाह भारत के पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इससे पहले जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन साहब का अपने कार्यकाल में ही जो है मृत्यु हो गया था। कार्यकाल में मृत्यु होने की वजह से 1 महीना के लिए, जब तक इलेक्शन न हो जाए, एच.एम. हिदायतुल्लाह को राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट के पहले ये जज हैं एच.एम. हिदायतुल्लाह, जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जुलाई 1969 से लेकर अगस्त 1969 तक कार्यरत होते हैं, यानी 1 महीने के आसपास ये काम करते हैं। इसके बाद बीबी गिरी जो अगले राष्ट्रपति बनते हैं, बीबी गिरी जो है राष्ट्रपति चुन लिए जाते हैं। और बीबी गिरी जो है पहले निर्दलीय राष्ट्रपति, यानी किसी पार्टी का उम्मीदवार न होकर इंडिपेंडेंट इलेक्शन फाइट करते हैं, और वो कांग्रेस के उम्मीदवार ज्ञानी जैल सिंह को हराकर जीतकर बीबी गिरी फिर राष्ट्रपति बनते हैं। तो एच.एम. हिदायतुल्लाह का कार्यकाल समाप्त हो जाता है। अब ध्यान रखेंगे, जब भी कोई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है, चाहे उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति बन रहा हो या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस बन रहे हो, तो जब तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, तब तक उनके पास वो सारे अधिकार, वो सारी शक्तियां होगी जो एक अस्थाई राष्ट्रपति के पास होता है। ठीक है, तो उनके द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा, सब कुछ उसी तरीके से फंक्शन करेगा, एक्टिंग करेगा जैसे एक अस्थाई राष्ट्रपति लेता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन पूछ रहा है कि उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? पहला है सुनंदा भंडारे, दूसरा है लीला सेठ, तीसरा है फातिमा बीबी और चौथा है इंदिरा जयसिंह। ये तो समान सा क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा कि फातिमा बीबी जो है सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला न्यायाधीश थी। 8वां प्रश्न है कि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? तो संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। उच्चतम न्यायालय जो क्या है, संविधान का व्याख्याकार भी है और संविधान का संरक्षक भी है, यानी कि गार्जियन भी है, पैट्रोनेज भी है, और साथ ही साथ उसकी व्याख्या भी करता है। संविधान के व्याख्याकार भी यही है। बस यही एक न्यायालय है जिसके पास ये अधिकार है संविधान के संरक्षक होने का और व्याख्या करने का। तो संविधान की व्याख्या का प्रश्न पूछ रहा था, तो राइट आंसर हो गया आपका उच्चतम न्यायालय। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पहले जज कौन थे? तो पहला जज का नाम था जस्टिस हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, ये जस्टिस हीरालाल जे कानिया जो थे सर्वोच्च न्यायालय के पहले जज थे। यानी कि जब 28 जनवरी 1950 को हमारा सर्वोच्च न्यायालय जब गठित हुआ देश की आज़ादी के पश्चात, तो पहले जज जस्टिस हीरालाल जे कानिया ही थे। इससे पहले जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम था, इसके अंतर्गत ब्रिटिश सत्ता ने एक संघीय न्यायालय की व्यवस्था की थी। यही संघीय न्यायालय देश की आज़ादी के पश्चात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के रूप में जो है पुनर्गठित हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पद पर सबसे लंबे समय तक आसीन रहने वाला जज कौन रहा है? पहला ऑप्शन है एस सीकरी, दूसरा ऑप्शन है के.एन. वांचू, तीसरा ऑप्शन है वाई.बी. चंद्रचूड़, और अगला ऑप्शन है फिर ऑप्शन डी हीरालाल जे कानिया, यानी जस्टिस हीरालाल जे कानिया। राइट आंसर हो जाएगा वाई.बी. चंद्रचूड़, जो वर्तमान में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। इनका कार्यकाल 22 से ही स्टार्ट हुआ था और ये जो है 10 नवंबर 24 तक यानी 2024 तक कार्यरत रहेंगे। फिलहाल वर्तमान में वाई.बी. चंद्रचूड़ ही जो है हमारे सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, और इनका कार्यकाल अब तक जितने भी न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में आए हैं चीफ जस्टिस बनकर, उनमें सबसे लंबा भी वाई.बी. चंद्रचूड़ का ही कार्यकाल है, जो 10 नवंबर 2024 तक रहने वाले हैं। 10 नवंबर 2024 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, और इनका कार्यकाल के समाप्त होने के पश्चात संजीव खन्ना, जो अभी सीनियर मोस्ट जजेज है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, वो जो है 10 नवंबर के बाद जो है वो ओथ ग्रहण कर लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में, अगले चीफ जस्टिस के रूप में। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये नियम बना दिया गया है कॉलेजियम व्यवस्था के तहत, क्या है कि जो सीनियर मोस्ट जजेज होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्हें ही चीफ जस्टिस अब बनाया जाता है। ठीक है, इससे पहले जब ये नियम सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ये डिसीजन नहीं दिया गया था, निर्णय नहीं दिया गया था, इस पर ज़्यादा फोर्स नहीं दिया गया था, तो कई बार सरकार ने जो है जूनियर जजेस को भी जो है
प्रमोट करके जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया था। जैसे एन रे को बना दिया गया था जो कि जूनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इसके बावजूद उन्हें चीफ जस्टिस जो है बना दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया कि जो सीनियर मोस्ट जजेज होंगे सुप्रीम कोर्ट के उन्हें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा, इसमें कोई हिला वाली सरकार नहीं करेगी। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो ये है कमल नारायण सिंह। जज कमल नारायण सिंह का जो है सबसे कम पीरियड रहा, बहुत ही शॉर्ट पीरियड रहा जो सर्वोच्च न्यायालय के पद पर चीफ जस्टिस के रूप में रहे। क्वेश्चन नंबर 12, न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जो है कहाँ है? तो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था तो पता है आपको, न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनर्विलोकन की बात कर रहा है। तो एक तो भारत में है ही, और भारत के साथ साथ अमेरिका में भी है, अमेरिका से ही हमने ये लिया है, अडॉप्ट किया है। तो न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जो है भारत और अमेरिका, यहाँ देखेंगे हम, दोनों में है। न्यायिक समीक्षा वही है जिसे आप न्यायिक पुनर्विलोकन के नाम से जानते हैं, जिसके तहत अपने डिसीजन को रिव्यू करने का या कोई भी ऐसा विधान, ये कानून बन रखा है जो संविधान का उल्लंघन करके ये अथॉरिटी से बाहर जाकर बन रखा है, या कोई ऐसा आदेश पारित किया गया हो जो बिल्कुल ही अनर्गल हो, असंवैधानिक किस्म का हो, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यायिक समीक्षा कर सकती है। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है और अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के पास भी अधिकार है। हमने अमेरिका से ये अधिकार जो है अडॉप्ट कर लिया है, यानी प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 13, लाभ के पद को किसके द्वारा परिभाषित किया गया है? 4 ऑप्शन है, भारतीय संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, मंत्रिमंडल द्वारा, मंत्रिपरिषद द्वारा। तो लाभ के पद को समय समय पर जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ही ये परिभाषित करता रहा है कि किस पद को हम लाभ का पद मानेंगे। ऐसा इसलिए कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जिसके इलेक्शन के लिए लाभ के पद पर लाभ के पद पर अगर आप बने रहेंगे तो उसके इलेक्शंस को आप फाइट नहीं कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं हमारे देश में जिस पर वैसा कोई भी व्यक्ति नहीं बन सकता है, उस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को धारण नहीं कर सकता है जो लाभ के पद को धारण करता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति का पद हो, ठीक है, या फिर भारत के राष्ट्रपति का पद हो, या गवर्नर का पद हो, इस तरीके का पद हो, या मिनिस्टर्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है। तो ये तभी बन सकता है जब किसी लाभ के पद को वो धारण नहीं करता है। और बनने के पश्चात तो बिल्कुल नहीं। अगर वो व्यक्ति बन जाता है, चुन लिया जाता है, अगर लाभ के पद पर है तो उसे पहले अपने पद को खाली करना पड़ता है, तब भी वो इलेक्शन फाइट करेगा, ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ लोगों को इससे एग्जेम्प्ट भी दिया गया, कुछ लोगों को इससे जो है मुक्ति भी दी गई है। जैसे अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पहले से है और फिर से दोबारा राष्ट्रपति के पद पर जो है इलेक्शन लड़ना पड़ता है, तो राष्ट्रपति के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, ठीक। गवर्नर के पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति इलेक्शन फाइट कर सकता है। लेकिन वो व्यक्ति जो किसी लाभ के पद को धारण करता है, अगर उसे गवर्नर बनना हो या उसे राष्ट्रपति के पद पर जो फाइट करना हो इलेक्शन, तो उसे पहले अपने पद का परित्याग करना पड़ता है, पद छोड़ना पड़ता है, तभी जाकर वो नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा दस्तावेज सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं हो सकता है? जारी नहीं हो सकता है। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण और निषेधाज्ञा यानी कि प्रोहिबिशन। अब ध्यान रखेंगे कि जारी नहीं हो सकता है, ये प्रश्न जो है इसमें थोड़ा सा त्रुटि है। यहाँ नहीं को हटा दिया जाए और जारी हो सकता है कि हम बात करेंगे। तो जब हम बात करेंगे जारी हो सकता है रिट पिटिशन की, तो ये 4 रिट पिटिशन आप देख रहे हैं, प्रतिषेध, परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, और इसमें एक क्यू वारंटो नहीं जोड़ा गया है जिसे हम अधिकार परीक्षा के नाम से जानते हैं। एक और होता है जिसे हम कहते हैं अधिकार परीक्षा। ये 5वां जो है रिट पिटिशन होता है जिसे इंग्लिश में हम लोग क्यू वारंटो बोलते हैं। तो ये 5 प्रकार का रीट जो है, ये सारे के सारे रीट जारी करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास, साथ ही साथ भारत के हाई कोर्ट के पास, ठीक है। तो ये पांचों के पांचों प्रकार का रीट जो है भारत का सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। जनहित याचिका दायर की जा सकती है, यानी पीआईएल की बात कर रहा है, तो पीआईएल कहाँ दायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं और साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी दायर कर सकते हैं। इन दोनों कोर्ट में जो हम पीआईएल दायर कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल दायर किया जा सकता है। इसकी शुरुआत भारत में 1985 के समय हुई थी, पीएन भगवती के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उनके द्वारा ये शुरू किया गया था। पीआईएल कोई भी व्यक्ति जो है सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है, जरूरी नहीं वकील हो, एक आम व्यक्ति भी दायर कर सकता है। कई बार जो है
हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सी मोटो भी ले लेती है, यानी कि खुद ऐसे सार्वजनिक मुद्दे पर जो है खुद ही उन मुद्दों को जो है अपनी सुनवाई के लिए अपने पास रख लेती है। अगला प्रश्न है कि भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट होगा इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति, कई बार मैंने बताया कि इसके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, भारत के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद धारण करेगा। बिल्कुल समान सा प्रश्न है। तो उच्चतम न्यायालय होगा तो 65 वर्ष, और अगर ये हाईकोर्ट हो जाता तो 62 साल। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि जो कुछ भी बताया गया है आपको, सारे प्रश्न उसके दायरे के अंतर्गत ही है। कोई भी प्रश्न ऐसा आपको यहाँ नहीं दिखेगा जिसके दायरे से बाहर है, यानी उसे आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जो पूछे जा चुके हैं या फिर जो पूछे भी जाएंगे, सारे प्रश्न आप आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितनी आयु तक कार्यरत होता है। समान सा चीज है, 40 वर्ष, 50 वर्ष, 70 वर्ष एंड नन ऑफ दीज। तो कौन सा आंसर होगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बना रह सकता है, जो आपके ऑप्शन में एक भी नहीं है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। भारतीय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है। ऑब्वियसली है, इस पर कई बार मैंने बताया है कि भारतीय संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख किस में होगा, भाग 5। भाग 5 में भारत के संविधान के संघीय न्यायपालिका का जो है वो उल्लेख देखने को मिलेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकार किसके पास है। संविधान का व्याख्याकार कौन होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का व्याख्याकार है। समान सा चीज है, कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। किस अधिनियम के तहत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो पहले दिन मैंने बताया था इंट्रो क्लास में ही कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है भारत में पहले संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इस संघीय न्यायालय का काम था संघीय विवाद और साथ ही साथ राज्य के जो विवाद है, प्रांतीय विवाद, उसको निपटाना, और जो प्रीवी न्यायालय होते हैं उसके खिलाफ अपील वगैरह भी सुनना। यही संघीय न्यायालय जो 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत जो बनी थी। आगे चलकर देश की आज़ादी के पश्चात 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट के रूप में तब्दील हो गई। संविधान के सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था है। तो जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ था और संघीय न्यायालय यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी, उसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें 7 जो है अन्य न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश थे। तो उस समय कुल जो कितने न्यायाधीश थे, 7 + 1 बराबर कुल 8 मुख्य न्यायाधीश, 8 न्यायाधीश थे, जिसमें 1 जो है चीफ जस्टिस थे और 7 जो है अन्य न्यायाधीश थे, यानी कुल 8 न्यायाधीश थे। तो यहाँ पूछ रहा है कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितने न्यायाधीश थे। तो मुख्य न्यायाधीश के अलावा 7 न्यायाधीश थे और 1 मुख्य न्यायाधीश को आप शामिल कर लेंगे तो कुल यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो राइट आंसर हो गया 7। लेकिन वर्तमान में यदि ये पूछे तो ध्यान रखेंगे 34 34 जो है न्यायाधीश हैं, 33 और 1 1 + 33, जिसमें 1 तो मुख्य न्यायाधीश हो गया और 33 अन्य न्यायाधीश हो गए, यानी कुल 34 न्यायाधीश हैं फिलहाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों का प्रावधान किया गया है। इसमें एक भी राइट आंसर नहीं है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 34। अभी वर्तमान में जो है कुल 34 न्यायाधीश हैं, 1 और 33 या 33 + 1, 33 + 1, 1 चीफ जस्टिस और 33 अन्य न्यायाधीश। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है। अब सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना हो तो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी डिसीजन भारत की संसद ही ले सकता है। भारत के संसद के पास ये अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ कोई भी नियम कानून बनाए, चाहे न्यायाधीशों की नियुक्ति से जुड़ा हुआ हो, नए तरीके से न्यायाधीश को नियुक्त करना हो, न्यायाधीशों को हटाने से संबंधित हो, न्यायाधीशों के वेतन में आय में वृद्धि करने से संबंधित हो, वेतन भत्ता घटाने बढ़ाने से संबंधित हो, या उसकी प्रभावशालीता उसकी अधिकार क्षमता को बढ़ाने से संबंधित हो, कुछ भी हो तो वो भारत के संसद ही जो है इसके लिए जिम्मेदार है। भारत का संसद ही ये काम कर सकता है।
अगला प्रश्न है कि भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा। कार्यवाहक न्यायाधीश भी होगा, तो कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। तो जो कार्यवाहक न्यायाधीश होंगे, कार्यवाहक न्यायाधीश कब बनते हैं, जब किसी वजह से जो है, ठीक है, कार्यवाहक न्यायाधीश तब बनेंगे जब किसी वजह से वो न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए, मुख्य न्यायाधीश का पद या अन्य न्यायाधीश का कोई पद जो है, मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक न्यायाधीश की हमें जरूरत पड़ती है। चीज़ों को स्मूथली चलाने के लिए कार्यवाहक न्यायाधीश की जरूरत पड़ती है। तो वैसा स्थिति कब पैदा होगा, या तो मुख्य न्यायाधीश ने अपना त्यागपत्र स्वेच्छा से दे दिया हो, या इसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया गया हो, यानी महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई हो, किसी वजह से लंबे समय से अनुपस्थित हो, तो ऐसी स्थिति में जो है मुख्य न्यायाधीश नहीं होंगे तो कार्यवाहक न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति की सहमति लेगा और राष्ट्रपति की सहमति से ही कार्यवाहक न्यायाधीश जो है नियुक्त किया जाता है। अब कार्यवाहक न्यायाधीश कहाँ से नियुक्त किया जाएगा, तो हाईकोर्ट से नियुक्त किया जाएगा। इसके लिए जिस हाईकोर्ट से नियुक्त करना है उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से वहाँ सलाह लिया जाएगा। उस हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को भी नियुक्त कर सकते हैं हम कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में, या दूसरे न्यायाधीशों को भी हम कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। जब भी किसी न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा, तो जब तक ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में रहेंगे, जितने दिनों तक कार्य करेंगे, इनके पास सारा का सारा अधिकार, सारी की सारी शक्तियां जो है वो मुख्य न्यायाधीश के समान ही होगी जो अस्थायी रूप से नियुक्त था। इसमें कोई भी कटौती नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित भारत में सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की बात कर रहा है। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है, इसे इंग्लिश में बोलते हैं एडहॉक, एडहॉक जजेस की नियुक्ति, जजेस के अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। तो ये लिया गया है, एडहॉक का सिस्टम जो है हमारे फ्रांस से आया है, फ्रांस से हमने ये अडॉप्ट किया है। एडहॉक क्यों नियुक्त किया जाता है, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कोरम संख्या को पूर्ण करने के लिए भी होती है, और यदि कोई विशेष अदालत का गठन किसी विशेष मुद्दे पर किया गया और जजेस की संख्या कम है, तो वैसे स्थिति में भी जो हम तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं। ये दरअसल क्या है, तदर्थ का मतलब होता है अस्थायी, यानी टेम्परेरी बेस पर नियुक्त किया गया न्यायाधीश। जैसे आप देखेंगे कॉलेजेस में, स्कूल में क्या होता है कि एडहॉक टीचर को भी नियुक्त किया जाता है, यानी वो अस्थायी व्यवस्था है, कुछ समय के लिए है, जब अस्थायी आ जाएंगे लोग उसके जगह पर तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ऐसे ही ये तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट में भी की जाती है जब कॉरम संख्या पूरा नहीं होता है। कॉरम संख्या जो वो जजेस का मिनिमम नंबर होता है जो किसी भी कार्यवाही के संचालन के लिए जरूरी होती है, यदि कॉरम संख्या पूरी नहीं है तो जो है बेंच नहीं बैठ सकता है, या कह लीजिए कि हमारा जो कोर्ट होता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कार्यरत नहीं होगा, उस दिन रिसेस छुट्टी हो जाएगी। उस दिन जो है उसके ऑफिसर से क्लर्क जो है छुट्टी घोषित कर देंगे, क्योंकि जरूरी न्यायाधीशों की जो संख्या थी कार्रवाई को पूरा करने के लिए वो अनुपस्थित हैं किसी वजह से, तो आज कार्रवाई स्थगित कर दी जाएगी। इसे हम कॉरम संख्या कहते हैं। नॉर्मली जो होता है ये 6 के आसपास माना जाता है, 6। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति हम कहीं भी कर सकते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, या जनपद जिले स्तर पर हो, या सत्र न्यायालय हो, हम कहीं भी तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ये कार्यवाही को चलाए रखने के लिए ये जरूरी होता है, कॉरम संख्या का पूरा होना जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में ही 34 न्यायाधीश हैं और 34 न्यायाधीश में 3 ही 4 न्यायाधीश उपस्थित हैं, बाद बाकी सारे अनुपस्थित हैं, तो जरूरी जो कॉरम संख्या वो पूरा नहीं हो रहा है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही नहीं हो सकती है, कार्यवाही का संचालन नहीं हो सकता है। जैसे आप देखेंगे संसद में भी एक कॉरम का पूरा होना जरूरी होता है। संसद की बैठक तभी चल सकती है जब कम से कम 55 सदस्य आ जाए, यानी ऑलमोस्ट उसका 1/10 कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा आ जाए, तभी वो कॉरम पूरा होता है और तभी हम कार्रवाई सदन का भी स्टार्ट करते हैं। ठीक उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट हो या किसी भी कोर्ट की हम बात कर लें, हाई कोर्ट हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, उसमें जब तक न्यायाधीशों की कॉरम पूरी नहीं होगी, निश्चित संख्या पूरी नहीं होगी, तब तक वो कार्रवाई स्थगित रहती है, स्थगित चल नहीं सकती है। तो इसे ही हम कहते हैं, ठीक है, कि सारे के सारे कोर्ट में इस न्यायाधीशों की नियुक्ति का ये अधिकार है। चलिए अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रति महीना कितना वेतन मिलता है। इस पर पहले ही चर्चा हो गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन के रूप में मिलेगा, अगर चीफ जस्टिस है तो 2,80,000 रुपया, और यदि जो है अन्य जस्टिस है तो 2.5 लाख रुपया जो है इन्हें मिलता है। ये फैक्चुअल चीजें हैं, पहले इसकी चर्चा कर चुका हूं। प्रश्न नंबर 30 है, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रति माह कितना वेतन मिलता है। मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 और अन्य को कितना मिलेगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख रुपया जो है अन्य न्यायाधीशों को मिलता है जो सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से केवल किन प्रमाणिक आधारों पर हटाया जाता है।
तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अगर हटाना हो तो दो ही प्रमाणित होता है, दो ही आरोप होते हैं, एक कदाचार होता है और दूसरा असमर्थता। कदाचार यानी कि संविधान का आप उल्लंघन कर रहे हैं, संवैधानिक नियमों कानून का धज्जी उड़ा रहे हैं, उसका उल्लंघन कर रहे हैं, उसके वैल्यू को आप जो है समझ नहीं रहे हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और असमर्थता का मतलब है आप जो है काम करने में सक्षम नहीं है, बेहद लाचार हो चुके हैं, आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो इन दो को आधार बनाकर इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है और महाभियोग की प्रक्रिया के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से विमुक्त किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। तो ध्यान रखेंगे कदाचार और असमर्थता ही वो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं, कहाँ कर सकते हैं? तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होने के पश्चात यानी रिटायर्ड होने के पश्चात भारत में किसी भी न्यायालय में जो है प्रैक्टिशनर नहीं हो सकते, यानी वकील के रूप में कार्यरत नहीं हो सकते हैं। यह प्रोटोकॉल है, तो किसी भी न्यायालय में ये काम नहीं कर सकेंगे। अगर ये हाईकोर्ट के न्यायाधीश होते और हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में रिटायर कर गए होते तो वैसे स्थिति में जिस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में इन्होंने काम किया उस हाईकोर्ट को छोड़कर देश के दूसरे अन्य हाईकोर्ट में ये प्रैक्टिस कर सकते थे और साथ ही साथ सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये प्रैक्टिस कर सकते थे। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात आएगी तो किसी भी न्यायालय में ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। इसका मतलब है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि किसी भी न्यायालय में ये प्रैक्टिस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? अगर हम भाषा का बात करेंगे तो सर्वोच्च न्यायालय की जो भाषा है वो अभी भी अंग्रेजी ही है। बहुत सारे कोर्ट में हिंदी भी चल रही है, जैसे पटना हाई कोर्ट की बात करेंगे तो अंग्रेजी के अलावा हिंदी भी एक्सेप्टेड है, लेकिन अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में अंग्रेजी भाषा का ही प्रयोग किया जाता है, वहाँ हिंदी में प्रैक्टिस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद के मामले जो है किसे प्रस्तुत किए जाएंगे? चाहे राष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या फिर जो है जो बड़े बड़े अधिकारीगण हैं केंद्र सरकार के, उसके जो है उससे संबंधित कोई विवाद हो, उनके निर्वाचन से संबंधित विवाद हो, तो सारे के सारे विवादों पर सुनवाई करने का अधिकार किसे होगा? भारत के उच्चतम न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को ही होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित निर्वाचन से संबंधित कोई भी विवाद होगा तो भारत के उच्चतम न्यायालय में ही ये जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण का कार्य का क्या अर्थ है? अब उच्चतम न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण यानी न्यायिक पुनर्विलोकन कर रही है, तो ऑप्शन ए है स्वयं अपने निर्णय का पुनरीक्षण, ऑप्शन बी है देश में न्यायपालिका के कामकाज का पुनरीक्षण, ऑप्शन सी है कानून की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण और ऑप्शन डी है संविधान का आवधिक पुनरीक्षण। तो इसके अंतर्गत जो है क्या कहता है कि देश में जो कानून बन गए हैं उसकी संवैधानिक वैधता जो है, जो संवैधानिक वैधता है उसका पुनरीक्षण किया जाता है और अपने भी डिसीजन को जो है ये रिव्यू किया जाता है। ठीक है, तो ये सी हो जाएगा कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण और स्वयं के जो है निर्णयों का पुनरीक्षण, यानी ऑप्शन ए और सी दोनों के दोनों यहाँ पर जो है आपका सही है। तो ये भी सही हो जाएगा और ये भी सही हो जाएगा। न्यायिक पुनर्विलोकन के तहत अपने जो जजमेंट पहले दे दिया गया है उस जजमेंट को भी दोबारा फिर से वो रिव्यू कर सकता है। ठीक है, और कानून की संवैधानिक वैधता का तो पुनरीक्षण करता ही करता है। ये दोनों अधिकार इसको न्यायिक पुनरीक्षण के अंतर्गत प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? परमादेश यानी कि मैंडेमस की बात कर रहा है। 5 प्रकार के रीट जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जारी करती है, उसमें से एक परमादेश यानी मैंडेमस है। मैंडेमस तब जारी किया जाता है जब कोई लोक सेवक या सरकारी संस्थान जो है, ठीक है, कार्य अच्छे से नहीं कर पा रही है, ढंग से कार्य नहीं कर रही, जो अकाउंटेबिलिटी जो उत्तरदायित्व उनको दिया गया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया उसे सही तरीके से कैरी नहीं कर रही है। सही तरीके से ना करने के पश्चात जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इंटरफेयर कर परमादेश जारी करती है कि आप जो है अपने काम को सही तरीके से एग्जीक्यूट करें, इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए या कोई सार्वजनिक संस्था को सरकारी आदेश निभाने के लिए हम परमादेश जारी कर सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति, ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? अब केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जिसमें से एक जो है उनका मूल अधिकार भी है जिसको हम प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के नाम से भी बुलाते हैं।
तो प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र मूल अधिकारिता होता है उनका। इसके अलावा परामर्शी अधिकार क्षेत्र भी उनका होता है, सलाहकारी की भूमिका में वो होते हैं। अपीलीय अधिकार क्षेत्र भी इनका होता है। तो ये जो केंद्र और राज्य के बीच कोई विवाद होगा तो इस विवाद का जो निपटारा होगा वो प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत माना जाएगा। क्यों माना जाएगा प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत? क्योंकि एक तरफ केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य है। राज्य एक भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस तरह का कोई भी विवाद का निपटान करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है। हाई कोर्ट में यह मैटर नहीं जा सकता है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मूल अधिकार क्षेत्र ही होता है। ठीक है, या दो से अधिक राज्यों के बीच आपस में कोई विवाद है तो ऐसी स्थिति में भी यह मूल अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत ही माना जाएगा। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है जिसकी एक तरफ केंद्र और दूसरी तरफ कोई एक राज्य, एक से अधिक राज्य हो। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश को नियुक्त होने के लिए कई क्राइटेरिया बताया था, जिसमें एक समान सा क्राइटेरिया था, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा एक क्राइटेरिया बताया गया था आपको कि वो 5 वर्ष तक जो है किसी भी हाई कोर्ट में जो है एक न्यायाधीश के रूप में लगातार कार्यरत रहा हो, या तो एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में, 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में। तीसरा क्राइटेरिया बताया गया था कि किसी भी हाई कोर्ट में वो या एक हाई कोर्ट में या एक से अधिक हाई कोर्ट में, वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, लगातार 10 वर्ष तक जो है एक वकील के रूप में वो प्रैक्टिशनर रहा हो। और चौथा क्राइटेरिया समान सा बताया गया था कि राष्ट्रपति के नज़र में वो प्रसिद्ध विधिवेत्ता, कानून विशेषज्ञ हो, वकील हो। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को हम जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर सकते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि न्यायालय में कितने दिनों तक हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करने वाला एडवोकेट होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 वर्ष। कम से कम 10 वर्ष का उसके पास प्रैक्टिस का हाईकोर्ट में अनुभव होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हम सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में डायरेक्टली अपॉइंट कर सकते हैं अगर राष्ट्रपति ऐसा करना चाहे तो। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति को सिफारिश माननी पड़ेगी। किसकी सिफारिश? तो उस कॉलेजियम सिस्टम की सिफारिश माननी पड़ेगी जो 5 सदस्यों से मिलकर बनता है, जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। उच्चतम न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है, प्रारंभिक, अपीलीय और परामर्शदायी अधिकार प्राप्त है। तो कितने प्रकार के अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जिसको मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं, ये भी प्राप्त है। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है और परामर्शदायी क्षेत्राधिकार भी प्राप्त है। अब प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्या होता है अभी उसकी संक्षेप में मैंने चर्चा कर दी थी। बात अब कर लेते हैं थोड़ी सी अपीलीय क्षेत्राधिकार की। अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब होता है कोई भी ऐसा मैटर जो जरूरी मैटर हो, उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट से या फिर भारत के किसी भी न्यायालय से जरूरत पड़ने पर, खास करके वैसे मैटर में जिसमें हाई कोर्ट यह प्रमाणित कर दे कि विधि का कोई सार्वजनिक यानी मूलभूत प्रश्न इसमें निहित है, इसमें संविधानिक प्रश्न निहित है, संविधान की व्याख्या भी इसमें करनी पड़ सकती है। तो ऐसा चीज़ों को प्रमाणित जब हाई कोर्ट कर देता है तो हाई कोर्ट से वो मैटर ट्रांसफर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आ जाता है अपील के तहत, और ऐसे मैटर पर जो है वो अपील जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चला जाएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी। क्रिमिनल मैटर में भी जा सकता है। अगर हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया है तो मृत्युदंड प्राप्त वाला व्यक्ति जो है अगला अपील कहाँ करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही करेगा। दीवानी मामले में भी ये अपील जा सकता है सुप्रीम कोर्ट इंडिया में। अगर हाई कोर्ट से किसी व्यक्ति को रेमेडी नहीं मिली, हाई कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जा सकता है। यानी अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील दायर कर सकते हैं। परामर्शदायी अधिकार का मतलब होता है आर्टिकल 143, 143 आर्टिकल्स की बात कर रहे हैं, जिसके तहत राष्ट्रपति के कहने पर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किसी मुद्दे पर राष्ट्रपति को सलाह यानी कि परामर्श देती है। तो ये तीनों अधिकार क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस न्यायालय के फैसले को भारत के सभी न्यायालयों को मान्य होते हैं? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया था आपको कल ही कि भारत का जो उच्च न्यायालय है यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट क्या होता है? एक अभिलेख न्यायालय है, रिकॉर्ड कीपिंग न्यायालय है। यानी इसके द्वारा जो भी डिसीजन, वो भी वर्डिक्ट दिए जाते हैं, उसका एक रिकॉर्ड रखा जाता है और इसके इस रिकॉर्ड को, इसके डिसीजन को किसी भी कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो है एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, प्रमाणित किया जाता है। ठीक है, और इस पर कोई संदेह या कोई शक या शगुफा जो है या कोई प्रश्न जो है पैदा नहीं किया जा सकता है। तो ये अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय के पास है। भारत के सभी न्यायालय इसके बात को जो है मानेंगे, इनके द्वारा जो डिसीजन दिया जाएगा उसको प्रमाण के रूप में लेंगे और उसके आधार पर वो भी अपना डिसीजन फर्दर सुना सकते हैं। चलो दोस्तों, कुल 40 प्रश्न है।
इससे इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको ऐसे भी दिखे होंगे जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और बहुत सारे नए किस्म के भी प्रश्न दिखे होंगे जो अभी नहीं आए हैं लेकिन भविष्य में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ने के पश्चात आपने सारे क्वेश्चंस को भी अब सॉल्व कर लिया। आप एश्योर हो गए होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से किसी भी तरीके का प्रश्न आए, चाहे वो अवधारणात्मक हो, कंसेप्चुअल हो या फिर फैक्चुअल हो, आप आसानी से उस प्रश्न को कर ले जाएंगे। यहाँ तक कि दरोगा में ही नहीं बल्कि दरोगा के अलावा एसएससी या बीपीएससी में भी इस तरह के प्रश्न आएंगे तो आप आसानी से करने की स्थिति में होंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगले के साथ हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।